हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संघवाद की। वर्तमान में आप देख रहे होंगे ये शब्द लगातार खबरों में बना रहा है। जब कृषि विधेयक आया तब भी कहा गया कि संघवाद की भावना के अनुरूप नहीं है। शिक्षा नीति जब आई तब भी कहा गया कि संघवाद की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसे कई घटनाएं हुई जिसमें संघवाद शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। तो सवाल उठता है कि यह संघवाद क्या है। यूपीएससी व यूपीपीएससी के बच्चों के लिए, पेपर सेकंड के लिए या ऐसे के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको पेपर सेकंड में समझना है तो इस टॉपिक को आपको जरूर से जरूर समझना होगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि संघवाद क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संघवाद क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघीय शासन की विशेषताएं। इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे संघवाद क्यों है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर चीज का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों है, हमको रटना नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संघवाद के प्रकार, और फिर भारत और संघवाद, अर्थात भारत में संघवाद है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का है, क्यों आया संघवाद, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण कहा जाता है कि भारत में संघवाद नहीं है। तो इन सब तमाम सवालों के जवाबों को हम लोग ढूंढेंगे और उसके बाद भारतीय संघवाद के बदलते स्वरूप पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीय संघवाद का स्वरूप बदल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आने वाली वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग आराम से पेन पेंसिल और नोटबुक लेके बैठिए और सुनिए, समझिए, और जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ कमेंट के माध्यम से आप पूछिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि संघवाद क्या है ना। आखिर फेडरलिज्म क्या है, संघवाद। तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी राज्य में, है ना, नागरिकों के कल्याण के लिए शासन प्रणाली होती है। ठीक है, शासन प्रणाली, है ना। ये क्या करती है, ये शासन प्रणाली का क्या मतलब है, सरकार नियम या कानून बनाती है और उसका क्रियान्वयन करती है। तो ये होती है शासन प्रणाली, पर ये हर जगह अलग अलग तरह की होती है। तो उसी का एक प्रकार है संघवाद। तो संघवाद क्या है, शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की क्षेत्रीय इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उस व्यवस्था को संघवाद करते हैं। अर्थात जो संघवाद होता है उसमें शक्तियों का बंटवारा दो स्तर पे होता है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र व क्षेत्रीय होता है। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्षेत्रीय क्या, जैसे भारत में ही बोलते हैं इसको राज्य, है ना, कई जगह बोलते हैं इसको प्रांत। ठीक। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था, यहां पर शक्तियों का बंटवारा कहां कहां होता है, केंद्र में व क्षेत्रीय क्षेत्रीय इकाइयों में। ठीक। तो यहां मैंने आपको बताया क्या, क्षेत्रीय इकाइयों में और केंद्रीय शक्ति पे क्या होता है, सत्ता का बंटवारा। अर्थात जो भी शक्तियां हैं, जो भी राज्य की शक्तियां हैं, वो दो भागों में बटी रहती है। जैसे कि मैं आपको इस इमेज के भी द्वारा दिखा रहा हूं कि केंद्र में भी और क्षेत्रीय बंटवारा, है ना। अर्थात क्षेत्र के पास भी शक्तियां होंगी और केंद्र के पास भी शक्तियां होंगी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो सभी जगह होता है। ठीक। तो इसलिए इसको और अच्छे से अगर हम समझेंगे तो इसको आपको स्पष्ट बता दें। ठीक है। इसमें जो इसमें केंद्र की शक्ति होती है, ठीक है, और जो क्षेत्रीय या जिसको हम राज्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों शक्तियों का बराबर के लेवल पे होती है। अर्थात ऐसा नहीं होता कि केंद्र द्वारा क्षेत्र को शक्ति दी जा रही है, ऐसा नहीं है, केंद्र द्वारा नहीं दी जाती, जबकि क्षेत्रीय इकाई की शक्तियां अपने पास होती हैं और केंद्र के पास अपनी होती हैं। दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं और दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग नागरिकों के कल्याण के लिए करते हैं। मैं यहां बार बार आपको ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो इन दोनों के पास स्पष्ट रूप से होता है। ऐसा नहीं होता कि केंद्र के अंतर्गत हो क्षेत्र या राज्य, इसको मैं राज्य बोलूं तो ज्यादा उचित लगेगा,
ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ी, हाँ, तो राज्य है ना, अर्थात केंद्र के अंतर्गत नहीं होता राज्य, केंद्र के अधीनस्थ नहीं होता, जबकि राज्य भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना केंद्र शक्तिशाली होता है। अर्थात दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं और दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग, ठीक, नागरिकों के कल्याण के लिए करते हैं, है ना, दोनों नागरिकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने यहां यह समझाया कि संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य के स्तर पे होता है और दोनों नागरिकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये नहीं कि राज्य को आप ये मान के चलो कि उसको केंद्र से शक्तियां मिल रही, अर्थात केंद्र के भरोसे नहीं है वो, उसके पास अपनी शक्तियां हैं। तो आपको यहां पर यह समझ में आ गया होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था, यहां पर केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, साथ में दोनों की शक्तियों का आधार जनता में निहित होता है, ठीक है, अर्थात दोनों नागरिकों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि संघवाद क्या है। ठीक, देखिए संघवाद तो हो गया, आपको समझ में आ गया। जस्ट इसके विपरीत क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था, है ना, जैसे अभी आपको बताएं, इसके विपरीत क्या है? ठीक है, इसके विपरीत है एकात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? जिसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में क्या है? सारा सत्ता किसके पास है? संसद के पास। वहां पर राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है। आप लोगों को कई बार ऐसा लग रहा होगा कि वहां थोड़ी बहुत शक्तियां तो नीचे भी कई संस्थाएं हैं उनको है, पर वो जो शक्तियां संस्थाओं के पास है या स्थानीय संस्थाओं के पास है वो संसद ने दी है और संसद जब चाहे उसको वापस ले सकता है। तो इस तरह की शक्तियों का क्या मतलब? जो किसी दूसरे के भरोसे हो, है ना, इसलिए इसको क्या कहा? इसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एकात्मक शासन व्यवस्था में संसद या केंद्र शक्तियां तो दे सकता है पर वो ले भी सकता है, लेकिन संघवाद में शक्तियां ना तो केंद्र देता है और ना ले सकता है। अर्थात केंद्र व राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, अपने अपने क्षेत्र होते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, संघवाद क्या है। ठीक, आगे चलते हैं कि आपके सवाल आ रहा होगा मन में कि संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, ऐसे क्या लक्षण हैं जो हम किसी देश में देखें और समझ जाएं कि यह संघवाद है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी देश में जब दो स्तरीय सरकार हो, दो या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, दो या उससे ज्यादा भी, जैसे भारत में 3 स्तरीय सरकार है। ठीक, आप देखते होंगे केंद्र, राज्य और पंचायती स्तर। ठीक है, तो भारत में तो 3 है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी देश यहां पर शासन के 2 स्तरों या 2 से अधिक हो तो वहां कहेंगे संघीय व्यवस्था है। साथ में शक्ति का स्पष्ट वितरण हो। ठीक, शक्ति का वितरण हो। शक्ति का वितरण मतलब केंद्र को पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है और राज्य को पता होना चाहिए कि उसकी कितनी शक्ति है, अर्थात वो क्या क्या कर सकता है। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखो तो भारत के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जैसे कहा जाए, जैसे पुलिस व्यवस्था, ठीक है, जैसे पुलिस व्यवस्था ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत। लेकिन आप मान लीजिए विदेशी नीति, ठीक, ये किसके अंतर्गत आती है? संघ के अंतर्गत। तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ गया ना कि शक्तियों का क्या है? स्पष्ट वितरण है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश में क्या होता है? शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण होता है कि कौन के पास कौन सी शक्तियां हैं। भाई अगर शक्तियों का निर्धारण नहीं होगा तो आपको पता है कि केंद्र तो मजबूत होगा और केंद्र क्या करेगा? राज्य की शक्तियों को हड़प लेगा और संघवाद खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था यहां पर शक्तियों का स्पष्ट वितरण हो उसी को कहेंगे संघवाद। अब एक और विशेषता है संघवाद की। संघवाद की सबसे बड़ी और विशेषता है लिखित संविधान। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लिखित संविधान क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई लिखित संविधान नहीं होगा, अर्थात शक्तियों के वितरण के संबंध में हमने कहीं लिखा नहीं होगा, तो केंद्र व राज्यों के बीच में लड़ाई होगी और जो शक्तिशाली होगा वो
शक्तियों को हड़प लेगा, है ना। यदि लिखित संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, केंद्र व राज्यों के बीच में लड़ाई होगी और जो शक्तिशाली होगा वो ले लेगा। लेकिन जब लिखित रूप से रखा हुआ है, जब संविधान में स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कौन सी शक्तियां होंगी, तो आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, इन दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां निर्धारित होंगी, है ना। अर्थात शक्तियां भी निर्धारित कैसे हो रही, लिखित संविधान से। तो ये संघवाद की तीसरी सबसे बड़ी खासियत है। अब एक सवाल और उठता है, चौथी खासियत है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब ये आया कि भाई लिखित संविधान हो गया, लिखित संविधान तो हो गया, लेकिन मान लीजिए कभी कभार क्या होती है, अस्पष्टता, है ना, ठीक, अस्पष्टता। अर्थात क्या होता है कि संविधान में कुछ चीजें नहीं लिखी होती या कुछ चीजें अस्पष्ट रूप से लिखी होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि संविधान बनाने वाले लोग एक साधारण इंसान ही है, वो कुछ गलतियां भी कर सकते हैं या कुछ चीजें भूल भी सकते हैं, या आने वाले समय में चीजें बदल जाती हैं जिसका वर्णन वहां नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक समय कंप्यूटर नहीं था, है ना, कंप्यूटर के संबंध में कोई चर्चा नहीं होती थी। जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था उस समय ये टॉपिक था ही नहीं, तो इसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं होगा कि भाई कंप्यूटर उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, या कंप्यूटर के संबंध में कोई वर्णन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय ये चर्चा में ही नहीं था। तो इस कारण कुछ ना कुछ चीजें अस्पष्ट होती हैं। अब सवाल ये उठता है, साथ में अस्पष्ट भी होती है या कभी कभार केंद्र व राज्य कह देंगे कि अस्पष्ट है, क्योंकि वो अपना अपना दावा करेंगे किसी भी बात पे। तो उस संबंध में फिर क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए केंद्र है अपना दावा करे, ठीक है, राज्य अपना दावा करे कि भाई इस मामले में हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, केंद्र का है हमारा अधिकार है, राज्य का है हमारा अधिकार है, ठीक। जैसे कोई भी एक उदाहरण आप ले लीजिए, ठीक, जैसे मान लीजिए जीएसटी को लेकर है ना, जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में थोड़ी मनमुटाव हुआ था। केंद्र कह रहा था कि ये हमारे दायरे में आता है, राज्यों ने कहा नहीं हमारे दायरे में, थोड़ी मतलब टेक्निकल इशू था इसमें। तो अब आप समझिए कि इसका वर्णन कौन करेगा, कौन इस चीज को स्पष्ट करेगा। यदि आप कहोगे केंद्र कर दे तो केंद्र क्या करेगा, अपने अनुसार कर लेगा। आप कहो राज्य करे तो राज्य अपने अनुसार कर लेगा। तो हमको क्या चाहिए, कोई एक तीसरी पार्टी, है ना, जो स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कर सके, और वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करता है कि जब भी कोई विवाद की स्थिति आती है तो स्पष्ट कर देता है कि किसके पास कौन सी शक्तियां हैं। अब आता है वित्तीय स्वायत्तता, है ना। अब आपको एक बात तो स्पष्ट पता होनी चाहिए कि जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपकी स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। जैसे कोई मुझसे कह दे कि जाओ तुम कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, तो मैं चुपचाप से अपने रूम में बैठा रहूंगा, और एक प्रकार से मेरे ऊपर एक बंधन ही है। तो कहा जाता है कि जब तक आपके पास आर्थिक स्वायत्तता नहीं है या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो किसी भी तरह की स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, ठीक। अगर आपको याद हो कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब आया, ठीक है, तो उस समय कहा गया कि भारत के राज्यों को स्वायत्तता दी जा रही है ना। तो कहा गया कि कृषि के मामले में, कृषि के संदर्भ में सारे निर्णय कौन ले सकता है, चुने हुए मंत्री, है ना। मान लीजिए मंत्री शब्द यूज कर दे रहा हूं मैं भी, ठीक है, मंत्री ले सकते हैं। लेकिन वित्त के संबंध में शक्ति किसको दी, सारा वित्त के मामले में निर्णय गवर्नर के पास था, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब वित्त के मामले में सारा निर्णय गवर्नर कर रहा है तो मंत्री के मंत्री के पास कोई शक्ति ही नहीं है। अगर मंत्री ये बोले कि कृषि क्षेत्र में नहरें बनवानी है तो भाई नहरों के लिए पैसा कौन देगा, गवर्नर, है ना। या कह दे कि बीज खरीदने हैं, उर्वरक खरीदने हैं, तो फिर जाके पैसा मैटर कहां फंस गया, पैसे में जाकर। तो हर चीज कहां फंस जाती है, वित्त में जाके, है ना। अर्थात जब तक हमें वित्तीय मामले में स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं होगी तो हमें फिर किसी मामले में स्वायत्तता नहीं है, ठीक। तो ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि वित्तीय स्वायत्तता भी बहुत जरूरी होती है, ठीक। इसीलिए आप देखिए भारत में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। क्या स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र को इन मामलों में टैक्स लेने का अधिकार है और राज्यों को इन मामले में टैक्स लेने का अधिकार है। एक मैं और आपको इस मामले में उदाहरण देता हूं कि हमारे यहां कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा पैसे के अधिकार है, इसीलिए फिर वित्त आयोग का गठन किया गया,
वित्त आयोग का गठन किया गया, है ना। अब वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? इसीलिए कि वो पैसे का वितरण कर सके केंद्र व राज्यों के बीच, कैसे? निष्पक्ष होके, है ना। आप याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल बात आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि राष्ट्रपति को कौन चुनता है? आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को चुनने में राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है और केंद्र की भी। यह बात आपको पता है कि राज्य व केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति को चुनने में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और विधानसभा के भी, है ना। तो जब दोनों की हिस्सेदारी होगी तो अर्थात राष्ट्रपति क्या है? केंद्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह माना जाता है कि इसमें दोनों की भागीदारी है, केंद्र व राज्यों की, तभी ये निष्पक्ष रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे वित्तीय स्वायत्तता के लिए भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया। इससे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि संघवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आगे चलते हैं कि संघवाद का क्या उद्देश्य है। ठीक, तो देखिए मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं कि संघवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा और विविधताओं का सम्मान करना। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये बात बहुत बार बार कई उदाहरण के माध्यम से श्रीलंका, बेल्जियम, कई बातों से समझाया गया होगा। तो संघवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य, अर्थात आपके मन में से एक सवाल आ रहा होगा कि संघवाद क्यों लाया गया, है ना। भाई कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। तो वैसे ही जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है। तो सबसे मेन सवाल उठता है कि संघवाद का क्या उद्देश्य होगा, अर्थात संघवाद क्यों आया, संघवाद क्यों आया। तो संघवाद क्यों आया, इसके लिए यह समझिए कि किसी भी देश की एकता व उसकी विविधताओं को बनाए रखने के लिए संघवाद लाया हुआ। अब आपके मन में सवाल फिर आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि संघवाद किसी देश की एकता को मजबूत करता होगा। तो चलिए इस एक शानदार उदाहरण से आपको समझाता हूं। ठीक है, आप थोड़ी देर को भारत भूल जाइए, आप एक घर को याद रखिए। मान लीजिए एक घर है जिसके मुखिया जी ये हैं, ठीक है। मान लीजिए मुखिया हैं ये मुखिया है यूपी के, ठीक है। और इनके कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। मान लीजिए इनके 5 बच्चे हैं, ठीक। अब इन 5 बच्चों की अलग अलग जगह शादी हुई है। मान लीजिए इसकी साउथ इंडिया में हुई है, ठीक है। 1 2 उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसकी यूपी में हुई है, ठीक है। ये मान लीजिए तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए इनकी हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मान लीजिए इनकी हुई है पंजाब में, ठीक है। अब आप समझिएगा कि इन तीनों की अलग अलग शादी हुई है। अब अगर सारे निर्णय ये व्यक्ति ले और इनको कोई निर्णय लेने का अधिकार ना हो, अर्थात उनके लड़कों को कोई निर्णय का अधिकार ना हो, तो ये हो जाएगी एकात्मक शासन व्यवस्था, है ना। और यदि मान लीजिए कि कुछ मामले में तो ये निर्णय लें और कुछ मामलों में इनके लड़के निर्णय लें, तो ये हो जाएगी संघात्मक शासन व्यवस्था। बात समझ में आई? तो ये दोनों व्यवस्था होगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि इस घर में एकात्मक शासन व्यवस्था होगी तो कैसे ये घर टूट जाएगा और लड़ाई होगी, और कैसे यदि इस घर में संघात्मक शासन व्यवस्था होगी तो इस घर की एकता बनी रहेगी। और इसी को बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यही चीज देश पे लागू होती है। अब मान लीजिए कोई एक त्योहार आता है, दिवाली, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए दिवाली आ गया, ठीक है, आने वाला है। अब मान लीजिए दिवाली एक त्योहार आया, ठीक है। अब दिवाली त्योहार आया तो इनके, अब पहले ये मान लीजिए, ये मान के चलिए कि सारे निर्णय यही ले रहा है बाबा जी। अब इन्होंने कहा कि चूंकि ये तो यूपी के हैं, इनको दिवाली बहुत अच्छी लगती है, तो इन्होंने कहा कि दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और इन्होंने सभी के लिए नए कपड़े दिवाली में खरीद दिए, पूरे सभी लड़कों के लिए, है ना। लड़कों को कहा कि जाओ कपड़े ले आओ, लड़के कपड़े ले आए। अब दिवाली धूमधाम से मनी, सबने बड़ी खुशी खुशी दिवाली मनाई। पर इसमें सबसे ज्यादा कौन सा परिवार, कौन सा भाई खुश होगा? क्योंकि ये भी यूपी का है, और चूंकि यूपी का है तो इसकी वाइफ खुश होगी, है ना।
भाई इसकी शादी यूपी में हुई है तो इसकी वाइफ बड़ी खुश होगी कि हमारा त्योहार हो रहा है, और इसका क्या होगा, इसका उस परिवार से लगाव बढ़ जाएगा, है ना, कि देखिए हमारे परिवार वाले हमारे साइड के त्योहार बड़े अच्छे से मनाते हैं, हमारी संस्कृति की बहुत इज्जत करते हैं, हमारे संस्कृति को बनाए रखते हैं, तो फिर बाद में ये इस घर में बहुत प्यार से रहेगी। ठीक, चलो अभी भी सब प्यार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कि एक त्योहार आ गया, मान लीजिए ओणम, ठीक है। अब जब ओणम आएगा तो अब मान लीजिए ओणम आ गया, ठीक है, या पोंगल आ गया, जब ये त्योहार आएगा, ठीक है, तो अब समस्या क्या है, अब पिताजी कहेंगे ये कौन सा त्योहार होता है, क्योंकि ये तो यूपी के हैं, इनको इस त्योहार के बारे में कोई जानकारी नहीं, जानकारी भी है तो न्यूज़पेपर से जानकारी है बस, उसके बारे में कोई भावनात्मक लगाव नहीं, कोई सांस्कृतिक लगाव नहीं, तो ये क्या करेंगे कि ये त्योहार नहीं मनाना, छोड़ो। तो क्या होगा, जब ये कह देंगे कि ये त्योहार नहीं मनाना, तो फिर क्या होगा, ये जो तमिलनाडु वाली बहू है इसके मन में गुस्सा आएगा, इसके मन में तनाव आएगा, है ना, और फिर क्या करेगी, ये अपने पतिदेव के कान में खुसुर फुसुर करेगी कि देखो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे नहीं रहना, है ना, और ये क्या करेगी, ये अलग होने की बात करेगी, और धीरे धीरे अलग होने के लिए रोज लड़ेगी, जैसे कोई मौका पाएगी या कुछ भी होगा, मान लीजिए घर में खाना बन रहा और खाना रोज यूपी साइड का बन रहा है, ठीक, और ये कहेगी हमारे इडली डोसा कभी नहीं बनता, तो इसको भी लेके लड़ाई होगी। फिर मान लीजिए सब कोई यूपी के पहनावा पहनते हैं, ठीक, और इसको क्या लगेगा कि हमारे साइड के कोई पहनावा नहीं पहनता, क्योंकि इनका ऑर्डर है कि कोई नहीं पहनेगा उस साइड का पहनावा, यूपी के ही पहनेंगे, तो फिर ये क्या कहेगी कि जब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानता, जब मुझे कोई सांस्कृतिक रूप से संतुष्टि नहीं मिलती तो मुझे नहीं रहना, और ये क्या होगा, ये अलग होने की मांग करेगी और एक समय अलग हो जाएगी। अर्थात यदि सारे निर्णय लेने की क्षमता इनके पास होगी, सारे निर्णय अगर ये लेंगे, तो जब चूंकि घर में विविधता बहुत थी, बहुत तरह के लोग थे, लेकिन निर्णय एक आदमी ले रहा था, इस कारण ये सारी समस्या आई, है ना। यदि मान लीजिए सब एक जगह के होते, सब एक रूप के होते, सब एक धर्म के होते, है ना, तो क्या ये समस्या नहीं आती, फिर कोई भी एक निर्णय लेता तो सब उससे खुश रहते। लेकिन ये लोग अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, इसलिए अगर एक आदमी निर्णय लेगा तो ये तो लड़ाई होनी ही है। तो इस कारण समझ में आया होगा आपको कि जहां भी विविधता होगी, यहां भी कई तरह के लोग होंगे, वहां यदि निर्णय लेने की शक्ति अलग अलग स्तर पे नहीं होगी तो वहां टकराहट हो जाएगी। अब मान लीजिए इस घर में संघवाद होता, संघवाद मतलब, अब संघवाद का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कुछ निर्णय ये लेते, है ना, ये मान लो केंद्र हो गए, और कुछ निर्णय पति लेते या पत्नी भी ले सकती है, ठीक है, मान लो पत्नी भी लेती, ठीक है, तो कुछ निर्णय बाबा लेते और कुछ निर्णय उनके बेटे लेते। अब मान लीजिए कभी ये निर्णय लेना है कि किस त्योहार को कैसे मनाया जाएगा, है ना, तो त्योहार के संबंध में मान लो निर्णय पुत्र लेते, तो सारी बहुएं खुश रहती और देश, सारी बहुएं खुश रहती तो सबका घर के साथ लगाव बढ़ता रहता। लेकिन मान लीजिए कभी ये निर्णय लेना होता कि हमको कहाँ जमीन खरीदनी है या हमको किस रिश्तेदार के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, है ना, तो उस मामले में केवल बाबा जी का निर्णय मान्य होता। उस निर्णय में केवल बाबा जी का, सॉरी, उस संदर्भ में केवल बाबा जी का अगर निर्णय मान होता, है ना, जब हमें कहीं जमीन खरीदनी है या कौन सा बिजनेस करना है या मान लीजिए किसी के परिवार के साथ कैसा रिश्ता रखना है, तो हम क्या करते, केवल बाबा जी के निर्णय मानते। लेकिन क्या पहनना है, कौन से त्योहार कैसे मनाने हैं, इन सब संदर्भ में हम लड़कों को निर्णय देने देते। तो अब आप देखो कि अगर ऐसी शासन व्यवस्था होगी या ऐसी अगर प्रणाली होगी तो कैसे देश में लगाव बढ़ेगा। जब मैंने आपको एक परिवार के माध्यम से बढ़ाया, यदि एक परिवार में मात्र एक परिवार में यदि हम शक्ति का बंटवारा कर देते हैं तो कैसे आपस में परिवार में एकता बढ़ती है, विविधता बढ़ती है। तो जब देश की बात होगी तो आप अपने आप समझ गए होंगे कि देश में भी ऐसा ही होता है। कुछ निर्णय जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं वो निर्णय केंद्र लेता है, जैसे विदेश नीति। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ बताया था, किसी रिश्तेदार के साथ कैसे संबंध रखने, तो विदेश नीति, संचार नीति, रक्षा नीति, ये सब पूरे देश को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनके संदर्भ में निर्णय केंद्र लेगा। पर जो विषय राज्यों के संदर्भ में होते हैं या राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, है ना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इन सब के मामले में
कौन निर्णय लेगा? राज्य निर्णय लेगा। और इस तरह राज्यों का केंद्र के प्रति लगाव बढ़ेगा और देश की अखंडता और विविधता बनी रहेगी। तो इसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि संघवाद क्यों होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, अर्थात संघवाद के क्या रूप होते हैं या क्या प्रकार होते हैं। देखिए, संघवाद की मैंने आपको सामान्य विशेषताएं तो बता दी थी क्या है, लेकिन संघवाद को मुख्यतः दो भागों में हम बांट भी सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कंफर्म ऐसा ही हो, सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन मुख्यतः हम दो भागों में बांटेंगे। तो संघवाद के लिए सबसे पहले तो एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये दो वर्ड है ना, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। अब इन दोनों में क्या होता है कि मान लीजिए कई राज्य छोटे छोटे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कई राज्य छोटे छोटे हैं। अब इनको ये लगने लगा कि इनके अलग रहने से क्या है, इनके अलग रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये सब आपस में मिल जाएं, अगर ये सब आपस में मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। यदि सब आपस में मिलकर एक इकाई बना ले और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दे कि जो केंद्र होगा वो इन मामलों में अधिकार रखेगा और जो राज्य होंगे वो इन मामलों में अधिकार रखेंगे, तो इसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर, अर्थात सभी लोग आके आपस में एक साथ मिले। यही उदाहरण है यूएसए का। यूएसए में पहले कई अलग अलग राज्य थे, फिर वो आपस में मिल गए और उन्होंने एक संविधान बनाया। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट वितरण किया कि ये शक्तियां तुम्हारे पास होंगी, ये शक्तियां हमारे पास होंगी। तो इस तरह इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर मतलब जिसमें आपस में सब राज्य क्या अलग अलग नहीं थे, लेकिन इन्होंने आपस में एक दूसरे को समझा और ये जाना कि साथ रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक, अलग होने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के राज्य क्या होते हैं, इस तरह का संघवाद होता है होल्डिंग टुगेदर। इसका एक एग्जांपल है इंडिया, ठीक है, या बेल्जियम। बेल्जियम भी इसका एक उदाहरण है। ठीक, तो आपको ये चीज फिगर से भी समझ में आ रही होगी कि कमिंग टुगेदर क्या है और होल्डिंग टुगेदर क्या है। इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये एग्जाम में हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी में नहीं आएगा। देखिए, आपको बता दूं कि यूपीएससी व यूपीपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि संघवाद क्या है, जबकि वो उसका कोई व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको संघवाद की रियल समझ पता है कि नहीं पता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई किताब से क्वेश्चन सीधे नहीं आता कि संघवाद की विशेषताएं बताएं। वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा क्या भारत में संघवाद की कुछ विशेषताएं निहित हैं, अगर हैं तो उनकी चर्चा करें। तो आपको बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, रटना नहीं है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर, है ना। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि अलग अलग जो स्टेट होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक संघ बना लेते हैं। ठीक, फिर चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ये राज्य अलग अलग थे, हाँ, और जब मिलेंगे तो आप ये बताइए कि ये सारी शक्तियां केंद्र को दे देंगे कि अपने पास ज्यादा रखेंगे। तो अपने पास ये शक्तियां ज्यादा रखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्टेट ज्यादा पावरफुल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक, सारे स्टेट इक्वल होंगे, ये नहीं कहेंगे कि एक स्टेट छोटा एक बड़ा, क्योंकि सब ने जब आके समझौता किया होगा तो भाई कोई अपने आप को कम तो मानेगा नहीं, कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं देगा, है ना। तो सारे स्टेट इक्वल होते हैं और केंद्र से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए आप इसमें यूएसए का उदाहरण रखिए, है ना। यहां देखिए, इसमें कोई बड़ी कंट्री को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है केवल शासन के लिए, है ना। मतलब कोई एक बड़ा भूखंड होता है, क्योंकि वो भूखंड बड़ा है इसलिए उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए वहां संघवाद की व्यवस्था कर देते हैं। क्योंकि राज्य को केंद्र ने अपने आप को बांटा है तो केंद्र ज्यादा शक्तियां रखेगा कि राज्य ज्यादा शक्तियां रखेगा, ऑब्वियस सी बात है केंद्र ज्यादा रखेगा, इसलिए इसमें सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है ना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक होता है अवशिष्ट शक्तियां, है ना। अवशिष्ट शक्तियां अर्थात रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर ऐसी बातें जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा। जैसे मैंने आपको एक कंप्यूटर वाला उदाहरण बताया था, मान लीजिए अंतरिक्ष युद्ध, है ना, भविष्य में आने वाला एक अंतरिक्ष युद्ध एक विषय होगा। क्योंकि संविधान बनाते समय ये तो जानकारी थी नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा, है ना। तो इसके मामले में निर्णय कौन लेगा, तो ये सब अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो अब बताइए आप कि अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअल पावर कमिंग टुगेदर में किसके पास होंगी
और होल्डिंग टुगेदर में किसके पास होंगी। क्योंकि कमिंग टुगेदर में कौन मजबूत है, राज्य। तो राज्य ये कहेंगे कि भविष्य में कोई भी जो नया विषय आएगा उसके बारे में हम निर्णय लेंगे, है ना। तो यहां पर होगा राज्यों के पास, जैसे यूएसए। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा केंद्र के पास, जैसे भारत। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस बात को। तो संघवाद दो तरह का मैंने बताया, ठीक, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। एक बात यहां याद रखिएगा कि कमिंग टुगेदर के याद करते समय याद रखिएगा कि ये परिसंघ, इसको मत समझ लीजिएगा, कन्फेडरेशन नहीं है ये, है ना, कन्फेडरेशन नहीं है। आप देखिए कन्फेडरेशन भी कोई एक ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आता है जिसमें राज्य कई आपस में मिल जाते हैं, पर संघवाद में और याद संघवाद और परिसंघवाद दोनों अलग अलग हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। संघवाद और परिसंघवाद, संघवाद में मैंने क्या बताया था कि जिसमें केंद्र व राज्यों के पास बराबर शक्तियां होती हैं, लगभग बराबर, ठीक है। जबकि परिसंघवाद एक अलग संकल्पना है। परिसंघवाद में क्या होता है कि कुछ देश आपस में मिल जाते हैं, कुछ संप्रभु देश, ठीक है, कुछ संप्रभु देश आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि कुछ विशेष मामलों में हम एक साथ निर्णय लेंगे या एक साथ निर्णय लेंगे। जैसे मान लीजिए यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर क्या है, कई देशों का एक क्या था, समुच्चय था, एक सेट था जो किसी विशेष या सामान्य उद्देश्य के लिए आपस में मिल गए थे। इनका सामान्य उद्देश्य क्या था यूएसएसआर का, इनका जैसे सामान्य उद्देश्य था पूंजीवाद को रोकना, है ना। उस समय यह था कि पूंजीवाद को रोकना इनका उद्देश्य था। तो ये क्या हुआ, ये पूंजीवाद को रोकने के लिए आपस में मिल गए। मिले ये भी थे, लेकिन इनमें क्या था, इसमें कभी भी अलग भी हो सकते थे, है ना। और केंद्र के पास या जो भी मतलब मेन यूनिट बनाई थी उसके पास बहुत कम शक्तियां थी, नाम मात्र की शक्तियां होती है, या वो नॉमिनल हेड होता है। मेन शक्तियां किसके पास होती है, संप्रभु देश के पास ही होती है। तो आप याद रखिएगा परिसंघवाद और संघवाद बिल्कुल अलग हैं। संघवाद में यहां पर केंद्र व राज्यों के बीच में स्पष्ट शक्ति होती है और ये एक स्थायी संगठन होता है, स्थायी, जबकि ये क्या है, अस्थायी, कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन, इसमें क्या है, सभी देश क्या है, आर्थिक उद्देश्यों के लिए आपस में मिल गए, लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया, है ना। तो इस तरह आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं भारत और संघवाद, ठीक। मैंने आपको क्या क्या बताया कि संघवाद क्या है, तो मैंने आपको बताया कि संघवाद क्या है, संघवाद क्यों है और संघवाद के क्या प्रकार होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि संघवाद और परिसंघवाद को आपको कैसे अलग रखना है ना। ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही मैंने कहा था कि कमिंग टुगेदर में राज्य मिलते हैं, लेकिन वो राज्य स्थायी रूप से मिलते हैं, है ना। जबकि परिसंघवाद में जो संप्रभु राज्य होते हैं वो अस्थायी रूप से मिलते हैं। तो दोनों का बड़ा बारीक है, इनको अलग अलग करिएगा, ठीक। चलिए अब चलते हैं भारत और संघवाद, क्योंकि आपको पता है कि हमें भारत में एग्जाम देना है, तो सारे क्वेश्चन भारत से संबंधित होंगे, है ना। तो इसलिए हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ें तो उसको भारत के संदर्भ में जरूर पढ़ें। अब हमारे मन में एक सवाल ये आता है, क्या भारत में संघवाद है कि नहीं। नॉर्मल तो हम लोग कहते हैं कि भारत में संघवाद है, लेकिन कई जगह ये भी पढ़ा होगा कि भारत में संघवाद नहीं है। और यदि संघवाद है भी तो किस तरह का है, कौन सा उसका स्वरूप है, क्या वह सभी संघवाद की तरह ही है या अपने आप में अलग है ना। या तो यूएसए की तरह होगा या तो अलग होगा। तो मन में एक कुछ सवाल है, तो आइए उनको समझते हैं कि क्या भारत में संघवाद है कि नहीं। आप लोग भी इसको सोचिए और मुझे बताइएगा कि संघवाद है कि नहीं। अगर देखें कि भारत में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघवाद है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संघवाद की सबसे बड़ी खासियत होती है लिखित संविधान, और भारत में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। तो इस आधार पर तो आप कह सकते हैं कि भारत में संघवाद है, क्योंकि अब लिखित संविधान है। लिखित संविधान मतलब शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा, अर्थात केंद्र व राज्यों
अलग अलग शक्तियां होंगी। तो आप कह सकते हैं, अब मैंने जो पहले पढ़ाया था उसको इसी में जोड़ते जाइएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। फिर मैंने बताया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अर्थात संविधान ही सर्वोच्च है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि संविधान मान लीजिए सर्वोच्च नहीं किया जाएगा तो या तो फिर केंद्र सर्वोच्च होगा या फिर राज्य सर्वोच्च होंगे, और जब केंद्र व राज्य अगर सर्वोच्च हो गए तो फिर संघवाद नहीं रहा। क्योंकि संघवाद में क्या होता है, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये तराजू है और ये राज्य है और ये केंद्र है, ठीक है, ये मान लीजिए कई सारे राज्य हैं, ठीक है, और ये केंद्र, ये आपस में होंगे। ऐसा नहीं है कि राज्य ज्यादा पावरफुल या केंद्र ज्यादा पावरफुल। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब संविधान को हम बड़ा मानेंगे कि सारी बातें संविधान में लिखी हैं और उसी के अनुसार शासन चलाओ, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। इसीलिए कभी कभार जब कुछ गलत होने लगता है तो लोग कहा जाता है कि संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। फिर वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना, वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब क्या है, आप देखते होंगे कि शक्तियों का वितरण है ना केंद्र के पास और राज्य के पास, तो इसी को कहते हैं वर्टिकल शेयरिंग, अर्थात केंद्र के पास भी शक्तियां हैं और राज्यों के पास भी शक्तियां हैं। इसका आप उदाहरण बताइए भारत के संदर्भ में। तो मैंने बताया था वर्टिकल पावर कैसे, जैसे मान लो कि रेल के मामले में, परमाणु बम के मामले में, विदेश नीति के मामले में, संचार के मामले में, बैंकिंग के मामले में किसके पास शक्तियां हैं, केंद्र के पास, ठीक है। पर आप देखिए स्वच्छता के मामले में, है ना, कानून व्यवस्था के मामले में, ठीक, किसके पास शक्तियां, राज्यों के पास, ठीक है। तो स्पष्ट है कि वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है ना। फिर बाइकैमरलिज्म, इसको बोलते हैं द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या भाई आ गया नया शब्द, है ना। तो संघवाद में एक खासियत होती है कि द्विसदनीय संसद होती है, अर्थात दो सदन होते हैं, लोकसभा, मैं ये भारत के लिए बता रहा हूं, तो लोकसभा और राज्यसभा। आप देखिए लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में नागरिकों द्वारा चुने गए लोग होते हैं, है ना, अर्थात लोकसभा क्या करता है, ये नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, नागरिकों का प्रतिनिधित्व, है ना। पर राज्यसभा में क्या होता है, राज्य के द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, अर्थात वह राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी से 30 लोग गए, ठीक है, 31, तो ये क्या है, ये 31 लोग यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ आई। जब भी कोई केंद्र में बात होगी, जब भी कोई केंद्र में बात होगी, तो जब वो लोकसभा में चर्चा का विषय होगा तो ये मान के चलिए वहां पर देश के नागरिकों के लिए चर्चा हो रही है। लेकिन जब भी राज्यसभा में चर्चा होती है तो ये मान के चलिए वह राज्यों के संदर्भ में बात हो रही है कि कोई भी कानून अगर बनेगा तो किस राज्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में, है ना, राज्यसभा होने का क्या मतलब है, राज्यसभा होने का मतलब है कि वहां राज्य को एक विशेष तवज्जो दी गई है, एक राज्य को विशेष महत्व दिया गया है, अर्थात ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिसमें राज्यों की सहमति नहीं हो। अब आपको बात समझ में आई, अर्थात जब भी कोई कानून बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनते हैं और कानून से पूरा देश चलता है ना, तो जब भी कोई कानून बनेगा तो वहां राज्यों की भागीदारी बहुत जरूरी होगी। इसीलिए द्विसदनीय व्यवस्था संघवाद का एक बहुत अच्छा विशेषता है, एक संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के संघवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे दोनों में, केंद्र व राज्यों के बीच में लड़ाई होगी और जो शक्तिशाली होगा उसका अतिक्रमण कर लेगा और संघवाद खत्म हो जाएगा, है ना। अर्थात एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूर होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से निर्णय लेगी कि क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से वह संघवाद को आगे कंटिन्यू करेगी। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरह स्पष्ट हो गया कि भारत में संघवाद के लक्षण है, अर्थात भारत में संघवाद होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी भारत में लक्षण है जो संघवाद में नहीं होते बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था में होते हैं। जैसे
सबसे मेन आप देखो, नॉट ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे मैंने कहा था कि संविधान होना जरूरी है, पर अगर संविधान ऐसा हो जिसको केंद्र तुरंत बदल दे तो राज्यों के पास कहां से शक्ति रह जाएगी। और भारत में आप देखते होंगे कि आर्टिकल 2, 3 और 4 इसमें क्या है, इसमें यही है, या कई ऐसे आर्टिकल है, जैसे मेनली आर्टिकल 368 जिसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन, है ना, संविधान में संशोधन को कहा गया है। लेकिन आर्टिकल 2, 3, 4 अगर देखो, या कई ऐसे आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार बहुत आराम से संविधान में परिवर्तन कर सकती है। और 2, 3, 4 मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2, 3, 4 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, 2 राज्यों को मिला के आपस में एक नया राज्य बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा संघवाद है, ये कैसा संघवाद है, यहां पर राज्यों के पास तो कोई शक्ति नहीं है, राज्यों का वर्चस्व ही तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। तो यह है ना, तो आपको इस तरह से लग रहा होगा कि भारत में संघवाद नहीं है। भाई संघवाद में तो क्या, राज्य का अपना क्या होता है, वर्चस्व होता है, अपना स्थायीपन होता है, स्थायित्व होता है, जैसे मैंने यूएसए बताया था। पर भारत में तो ऐसा नहीं है। आप देखो, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना आंध्र प्रदेश बना दिया, यूपी को तोड़ के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना दिया, अर्थात राज्यों का तो कोई वर्चस्व नहीं है। तो इस तरह से मन में एक सवाल आएगा कि भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन ही रिजिड नहीं है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, तो मतलब राज्यों के पास भी स्थायी शक्ति नहीं है, अर्थात भारत में संघवाद नहीं है। फिर अगला एक होता है, ऐसे कई मामले हैं जिसमें केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे सेंटर मोर पावरफुल। मतलब मैंने जो आपको बताया था संघवाद इस तरह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत में संघवाद कैसे है, ठीक है, ये केंद्र है और ये राज्य है ना, अर्थात ज्यादातर शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ये तो संघवाद का उदाहरण है नहीं, क्योंकि इसमें राज्य तो बहुत कमजोर है ना। तो अब इसका उदाहरण मैं भारत में आपको बताऊं, इसका उदाहरण आप देखिए भारत में, ठीक है, आर्टिकल 249 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य किसी भी मामले में, केंद्र किसी भी मामले में राज्य के विषय पे कानून बना सकता है। फिर आर्टिकल 312 क्या है, अखिल भारतीय सर्विस, है ना। ये सर्विस क्या है, करती तो काम राज्यों में है ना, पर इसके संबंध में सारे निर्णय कौन लेगा, केंद्र। तो ये तो केंद्र ज्यादा पावरफुल हो गया ना भाई। जो राज्य में अधिकारी काम कर रहा है और राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, पर किसके नियंत्रण में रहता है वो, केंद्र के नियंत्रण में। अर्थात केंद्र का नियंत्रण कहां पर है, हर राज्य में है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अखिल आईएएस और आईपीएस इसी के तहत है, ठीक है। और किसी भी जिले में सारी शक्तियां तो इन्हीं के पास होती हैं लगभग, मेरी बात समझ आ रही। और ये किसके नियंत्रण में आते हैं, केंद्र के नियंत्रण में। तो एक प्रकार से आपको लगेगा कि भारत में संघीयवाद में ये कमी है, क्योंकि प्रशासनिक रूप से भारत के राज्य शक्ति विहीन है ना, अर्थात प्रशासनिक रूप से उनमें कोई वो नहीं है, स्वायत्ता नहीं है। तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 ये बात स्पष्ट बता देती है कि भारत में केंद्र कहीं ना कहीं राज्यों से मजबूत है, और जो कि संघवाद की विशेषता नहीं है। दूसरा उदाहरण, लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, है ना। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों समान अधिकार रखते हैं, दोनों के पास समान शक्तियां हैं, लेकिन लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। जैसे आपको एक मैं उदाहरण दूं, धन विधेयक का, है ना, ठीक है। एक धन विधेयक होता है, यदि धन विधेयक किसी भी विधेयक को घोषित कर दिया जाता है तो उसके संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती, केवल राज्यसभा उसको 14 दिन पढ़ सकता है बस, बाकी उसके पास कोई शक्ति नहीं रह जाएगी। तो आप समझिए कि धन के मामले में तो राज्यसभा को कोई नियंत्रण ही नहीं है। धन के मामले में सारा नियंत्रण लोकसभा को है, जबकि प्रतिनिधित्व, राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, राज्यसभा, है ना। राज्य का प्रतिनिधित्व कर तो रही है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के पास धन के लिए कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात कहा जा सकता है कि धन के मामले में राज्यसभा स्वायत्त नहीं है, अर्थात वित्तीय रूप से भारतीय संघवाद कमजोर है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको मैंने समझाया कि, और मैंने पहले भी बताया था कि जब तक वित्तीय स्वायत्ता नहीं है तो संघ मतलब कोई भी स्वायत्ता नहीं है वो। करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी पावर ये
ऐसी पावर है कि जब भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे और राज्यों के पास कोई वित्तीय, कोई वैधानिक या कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं रह जाएगी। यदि आर्टिकल 356, 352, 360 है ना, अब आप देखते होंगे 356 राष्ट्रपति शासन, 352 आपातकाल व 360 वित्तीय आपातकाल, ये 3 आर्टिकल हैं। और जब इनका क्रियान्वयन होता है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और पूरा भारत एकात्मक शासन प्रणाली के तहत काम करने लगता है। पूरा भारत एकात्मक शासन प्रणाली के तहत काम करने लगता है और सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती हैं। तो आप कहोगे तो संघवाद ही नहीं है, अर्थात भारत का सब में कहोगे कि इन विशेषताओं के कारण कहा जा सकता है कि भारत में कोई संघवाद नहीं है। कुछ और ऐसे उदाहरण हैं जो आप बताइए जो स्पष्ट करते हो कि भारत में संघवाद नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, दोहरी नागरिकता न होना। अब इसको आप समझिएगा और कमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मन में एक सवाल ये आता है कि भारत में ऐसी शासन प्रणाली क्यों है जिसको तो ना हम संघात्मक कह पा रहे हैं या ना तो एकात्मक कह पा रहे हैं, दोनों की खासियत लिए है। तो सबसे पहले तो यही सवाल डिसाइड करेंगे कि क्या भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है कि नहीं है। तो चलिए एक बार मैं पीछे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं कि भारत में दोनों के तो लक्षण हैं, ठीक है, संघात्मक के भी और एकात्मक भी, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भारत में ज्यादा है ना, और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण कम है। साथ में जो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण आप देख रहे होंगे कुछ विशेष जगह भी है, बस जैसे आपातकाल के समय या आर्टिकल 249, ठीक, तो कुछ विशेष हैं, है ना, या तो कहो इनको कह सकते हैं अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है। क्लियर, कोई सामान्य रूप से नहीं है, जबकि कुछ विशेष या अपवाद के स्वरूप है। और आप मुझे बताइए कि आप किसी भी संस्था का स्वरूप उसके अपवाद से डिसाइड करेंगे कि उसके सामान्य रूप से डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सामान्यतः बड़ा खुश रहता है, लेकिन कभी कभार दिन में या पूरे महीने में 1 या 2 बार कभी गुस्सा आता होगा, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो गुस्सैल है, कि वो कहोगे बड़ा शांत स्वभाव का है? यही कहोगे ना कि वो शांत स्वभाव का है, क्योंकि उसका सामान्य रूप से क्या वर्णन है, वह सामान्यता खुश रहता है। वैसे ही जो भारत है, भारत में भी सामान्यता संघवादी रहता है। कभी कभार विशेष आपदा के समय जरूर या विशेष घटनाओं के जरूर वो एकात्मक स्वरूप ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संघवाद है वो क्या है, भारत का संघवाद अर्ध संघीय है ना, इसी को कहते हैं क्वासी फेडरल। अब आपको समझ में आ गया, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत में स्पष्ट रूप से कहा है कि बम्बई वाले मामले में, ठीक है, बम्बई केस में साफ साफ कहा है कि भारत एक संघीय देश है और संघीय व्यवस्था इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर शब्द एक ऐसा शब्द है जो पेपर सेकंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा और इसको समझना बहुत जरूरी होगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया है ना, अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों किया गया भारत में, अर्थात भारत में ऐसी शासन प्रणाली क्यों लाई गई जिसमें एकात्मक के भी लक्षण है कभी कभी और संघीय व्यवस्था के भी लक्षण है। हम क्यों ना एक साइड ही चले गए, या तो संघात्मक बन जाते या तो एकात्मक बन जाते। तो इसका देखिए आपको मैं बताऊं क्यों है, इसके कारण ये है, ठीक है। एक आपको याद होगा कि 1947 के समय भारत में बंटवारा हुआ था, अर्थात जब देश आजाद हुआ था उस समय देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान नामक देश के रूप में बन गया था, है ना। अर्थात भारत में उस समय जो भारत के लोग संविधान बना रहे थे उन्हें लगा कि अगर हम एक ऐसा संविधान बना देंगे जिसमें केंद्र मजबूत नहीं होगा और राज्य मजबूत होंगे तो कहीं फिर से ना कोई भारत का हिस्सा अलग हो जाए, क्योंकि उस समय सभी के मन में डर हो चुका था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य फिर ना अलगाव की मांग करने लगे। उस समय नॉर्थ ईस्ट में कई देश अलग होने की मांग कर रहे थे, या हर जगह कहीं ना कहीं अलगाव की भावना थोड़ी पनप रही थी। इसीलिए संविधान सभा बनाने वालों ने सोचा कि हम लोगों को एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिसमें केंद्र मजबूत हो, ताकि दोबारा किसी भी तरह से
कोई पाकिस्तान जैसा कोई देश ना बना सके। अर्थात भारत की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने केंद्र को मजबूत बनाया। और यहीं आप देखिए कि जो आपदा संबंधित आर्टिकल जोड़े गए थे वो इसी घटनाओं के लिए जोड़े गए थे कि मान लीजिए ऐसे राज्य में कोई भी ऐसा राज्य जो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा या अलगाव की मांग करता है तो हम तुरंत वहां शासन आपदा राष्ट्रपति शासन लगा देंगे या आपातकाल लगा देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब एक भी हिस्सा भारत से अलग हो। और पाकिस्तान वाली घटना से बहुत आहत हुए थे, इस कारण हम लोगों ने केंद्र को मजबूत बनाया, अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी रखे। पर आप जानते हो कि भारत में विविधता भी बहुत है। ठीक है, आप जानते होंगे कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। आप देखिए एक छोटा सा देश बेल्जियम, ठीक, जिसमें हरियाणा के बराबर होगा और हरियाणा से आधी जनसंख्या है, तब भी वहां पर चार बोलियां बोली जाती हैं। और चार बोलियां बोलने के कारण वहां आपस में बहुत टकराव हुआ था एक समय, है ना। बेल्जियम जैसे छोटे देश में या पूरे यूरोप को देख लो आप कि पूरे यूरोप की जो देश बने हैं ना वो एक एक भाषा के कारण बने, है ना। जैसे फ्रेंच यहाँ बोली जाती है उसको फ्रांस, यहाँ जर्मन बोली जाती है वहां जर्मनी। लेकिन भारत में आप देखो कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 1300 से ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तब भी हम एक देश के रूप में अखंड भारत के रूप में रह रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है संघवाद। भारत में बहुत ज्यादा विविधता थी, चाहे वो धार्मिक विविधता हो, चाहे वो जातीय विविधता हो, चाहे वो भाषाई विविधता हो, तो इतनी तरह की विविधताएं थी। यदि हम एकात्मक शासन व्यवस्था लाते तो जरूर भारत की अखंडता को खतरा होता। जैसे मैंने आपको एक परिवार का उदाहरण बताया था कि यदि सारे निर्णय केंद्र लेगा तो फिर जो क्षेत्रीय इकाइयां होंगी वो संतुष्ट नहीं होंगी और अलगाव की मांग करने लगेंगी। लेकिन यदि सभी को पावर दे दी जाएगी तो क्या होगा? सभी को जब पावर दे दी जाएगी तो सभी खुश होकर जुड़े रहेंगे। इसीलिए आप देखिए जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई तो हमने भाषा के आधार पर राज्यों को बना दिया और देखिए देश की अखंडता और बढ़ी, देश के प्रति लोगों का और लगाव बढ़ा। आप चलिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं यदि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी तो आपका उस घर से लगाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, कोई कहे मुझे एमबीबीएस की तैयारी करनी है, लेकिन मान लीजिए आपके पापा ने कहा नहीं आपको ये करना है, तो आपका उस घर से लगाव कम हो जाएगा। लेकिन अगर पापा आपसे कहते हैं बेटा तुम्हें जो करना करो बस सुरक्षित रहना, तो आप क्या करोगे? आपका उस देश से लगाव बढ़ जाएगा ना। तो वही सेम देखिए भारत ने भी यही किया। भारत ने क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करने के लिए, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, देश की एकता सुनिश्चित करने के लिए संघवाद का मॉडल अपनाया, जिसके तहत कुछ शक्तियां राज्यों को दी और कुछ शक्तियां अपने पास रखी। तो आप दोनों उदाहरण देखिए, दोनों क्यों है? दोनों अखंडता को बनाए रखने के लिए, है ना। दोनों अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने केंद्र क्यों मजबूत किया? इसलिए कि मान लीजिए कोई राज्य का ज्यादा दिमाग खराब हो तो उसको 2 मिनट में समझा दिया जाए, ठीक, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब कोई हिस्सा अलग हो। साथ में यदि कोई अपना सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहता है तो उसको भी उतना महत्व दिया जाए, है ना। इस तरह हमने अखंडता के लिए एक ऐसी शासन प्रणाली अपनाई जिसमें हमने दोनों लक्षण रखे। और याद रखिएगा कि भारत में जो भी शासन प्रणाली है उसमें क्या है? अनस्वर केंद्र, ठीक, और नस्वर राज्य, ठीक। अर्थात केंद्र कभी नहीं खत्म होगा लेकिन राज्य को कभी भी खत्म किया जा सकता है। आप समझ गए क्यों? इस लाइन को आप समझ जाओगे। यदि आपसे कभी सवाल आ जाए मेंस में कि भारत एक अनस्वर केंद्र और नस्वर राज्यों का पर आधारित है, उस पर चर्चा करिए, तो आप बता दोगे क्यों है? क्योंकि देश 1947 के समय अलगावपन की भावना से गुजर रहा था, इसलिए हमने एक मजबूत केंद्र रखा। पर क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करने के लिए हमने, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया? राज्यों को भी स्वायत्तता दी, है ना। इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो इस तरह हमने ये समझा कि किस तरह, ये देखिए भारत की विविधता को एक और स्पष्ट दिखा रहा है ये, ठीक, कि कैसे भारत में विविधता है, इस कारण हमने संघवाद को चुना, ठीक। आप देखिए सारे राज्य हैं ये अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं। इस तरह देश में एकता व अखंडता बढ़ी। अब सवाल ये आता है कि क्या भारत में
क्या सवाल आता है कि भारत में संघवाद का स्वरूप कैसे रहा? यह भी मेंस में सवाल आ सकता है कभी, क्या भारत का संघवाद का स्वरूप एक सा रहा है कि अलग अलग हो गया, है ना? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संघवाद का स्वरूप। संघवाद के स्वरूप से मतलब है केंद्र व राज्य का संबंध कैसे रहा, केंद्र व राज्य का संबंध आपस में कैसा रहा। तो चलिए इसको चर्चा करते हैं शुरू से ही। देखिए, जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उस समय क्या था, केंद्र में और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। तो जब सभी जगह कांग्रेस की सरकार थी तो कोई लड़ाई नहीं होती थी। जो केंद्र कह देता था वो राज्य मान लेता था, क्योंकि जब सभी जगह कांग्रेस की सरकार है तो कोई आपस में टकराव नहीं, है ना। तो इस तरह 1947 के जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो संघवाद था उसमें केंद्र काफ़ी मजबूत था और राज्य किसी भी तरह का उनसे न प्रतिस्पर्धा करते थे न विरोध करते थे, है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं कि केंद्र इसमें क्या था, मजबूत था। पर 1991 में या उसके बाद भारत में संघवाद में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि 1991 के समय क्षेत्रीय दल का महत्व बढ़ा, अर्थात क्षेत्रीय दल भी अब उभर के आने लगे। जब क्षेत्रीय दल उभर कर आएंगे तो क्या होगा, वो भी अपनी राज्यों के लिए अलग अलग मांग करेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार में कोई क्षेत्रीय दल बढ़ा तो ये कहता है कि हमें बिहार के लिए ज़्यादा शक्तियाँ दो, है ना, बिहार को ज़्यादा पावर दो। फिर मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई बड़ा क्षेत्रीय दल, वो कहता है महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा पावर दो। जैसे मान लीजिए शिवसेना, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोग, महाराष्ट्र के लोग नौकरी करेंगे। इसी तरह मान लीजिए छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ क्या हुआ, यहाँ दूसरे दल हुए तो उन्होंने कहा कि हमें अलग राज्य की मांग करो। तो अब देखिए कि केंद्र व राज्यों के बीच में क्या हुआ, टकराहट हुई, अर्थात जो संघवाद हुआ अब उसमें क्या हुआ, 1991 के बाद जो संघवाद हुआ उसमें केंद्र व राज्यों के बीच में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई शक्तियों की, है ना। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लेने के लिए इनकी इच्छाएं जागृत हुई, क्योंकि क्षेत्रीय दल का महत्व बढ़ा, साथ में क्षेत्रीय दल कहाँ, केंद्र में भी आ गए, है ना। आप देखिए कि कैसे जब मुलायम सिंह यादव अब सपा सरकार से थे लेकिन रक्षा मंत्री बने, तो मतलब इनका अब केंद्र में भी महत्व बढ़ रहा था। जब क्षेत्रीय दल का महत्व इतना बढ़ने लगा तो क्षेत्रीय दलों की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड क्या बढ़ेगी, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों की मांग करने की। तो इस तरह केंद्र व राज्य के बीच में एक टकराहट का दौर चालू हुआ और राज्यों के बीच में भी टकराहट का दौर हुआ, जिसको कहा गया कि अब प्रतिस्पर्धा है। ये प्रतिस्पर्धा हेल्दी नहीं है, अर्थात सब सब राज्य एक दूसरे से लड़ेंगे हल्का हल्का, या केंद्र से भी इनके बीच में मनमुटाव होगा। लेकिन फिर अब 2014 के बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई लड़ाई तो करो आपस में, पर ये लड़ाई हेल्दी हो, अर्थात स्वस्थ वाली लड़ाई हो, ऐसा ना हो कि नकारात्मक रूप से लड़ाई हो। अर्थात एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश मत करो, एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश करो। इसी को हमने बोला, ठीक है, कोऑपरेटिव या सहकारी संघवाद, ठीक है। ये मोदी जी आए तो इन्होंने कहा कि ऐसा करना है कि, अब इसको मेन समझा दें, इसका 2014 के बाद से, ठीक है, सहकारी संघवाद। अब ये क्या है, इसमें कहा कि राज्य और केंद्र व राज्य, है ना, एवं राज्य व राज्य। अब आप समझिए दोनों हिस्से हैं ना संघवाद के, राज्यों के बीच में भी रिश्ता अच्छा होना चाहिए, केंद्र व राज्यों के बीच में। तो सहकारी संघवाद में कहा कि केंद्र व राज्य के बीच में कैसा रिश्ता होगा, केंद्र राज्य की मदद करेगा हर तरीके से। जैसे टीम इंडिया है मान लीजिए, तो टीम इंडिया, इसीलिए इसको टीम इंडिया बोलते हैं। टीम इंडिया में क्या होता है, जो कप्तान होता है वो सभी खिलाड़ियों को मदद करता है ना, और आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यही होगा कि केंद्र क्या करेगा, सभी राज्यों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। साथ में यह भी है कि सभी राज्यों में आपस में कंपटीशन भी रहेगा,
अर्थात सभी राज्य आपस में क्या रहेंगे, कंपीट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के लिए केंद्र ने क्या किया, नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग सभी राज्यों की मदद करता है, साथ में राज्यों में ये कहता है कि आपस में प्रतिस्पर्धा करो। इसीलिए इंडेक्स आती रहती है, कभी स्वच्छता इंडेक्स, कभी सुशासन इंडेक्स, है ना, कभी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स, तो कभी किसी दूसरी तरह का इंडेक्स। तो इंडेक्स का क्या मतलब है, राज्यों को रैंकिंग दे दी जाती है। अब जो राज्य 3 नंबर पे होगा वो कोशिश करेगा 1 नंबर पे आने की, जो 5 नंबर पे होगा वो कोशिश करेगा 3 नंबर पे आने की। इस तरह होगा, इन लोगों में होगा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, और कौन मदद करेगा, राज्य। इस तरह कौन सा हो गया हमारे यहां, सहकारी संघवाद, या इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, सहकारी, ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब इन 3 का मतलब आप समझ गए क्या है, ठीक है। सहकारी का क्या मतलब है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब केंद्र मदद करेगा, प्रतिस्पर्धी का मतलब राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होगी, और संघवाद मतलब तो आप जान ही गए होंगे। तो एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र लगातार मदद करेगा ताकि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वर्तमान में भारत के संघवाद का ये स्वरूप है। तो मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश की है, और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक से संबंध में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।